भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं भारती न्यूज का विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे पुरस्कार की बात करने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया बहुत मान सम्मान की नज़र से देखती है और इसी पुरस्कार में बात होती है ऐसे विषयों की जिस पे आज तक किसी ने काम नहीं किया। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष सम्मान रखता है और हाल ही में 2024 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डैरेन एस्मोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया है। इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने उपनिवेश और औपनिवेशिक शासक देशों के बीच संबंधों पर शोध किया है, जिसमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे सामाजिक संस्थान किसी देश की संपन्नता को प्रभावित करते हैं। यह अध्ययन यह भी दर्शाता है कि क्यों कुछ देश समृद्धि की ओर बढ़ते हैं जबकि अन्य देश बिछड़ते जाते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के शोध से यह भी स्पष्ट होता है कि जिन समाजों में शोषणकारी संस्थान है वहां का विकास दीर्घकालिक बेहतरी के लिए नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों के स्वार्थी लाभ के लिए ही सीमित रहता है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारत का पतन, ये शोध भारत जैसे देशों के ब्रिटिश शासन काल को भी दर्शाता है, जो एक समृद्ध देश होते हुए भी ब्रिटिश उपनिवेश के कारण गरीब हो गया। ब्रिटिश शासकों ने भारत की प्राकृतिक संपत्तियों और संसाधनों का जमकर दोहन किया और उन्हें ब्रिटेन भेजा। इसके परिणाम स्वरूप भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था को, जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, धीरे धीरे कमजोर होती गई। ब्रिटिशकों ने भारत में शोषणकारी नीतियां अपनाई, जैसे जमींदारी प्रथा, जिससे बड़े भूभाग के किसानों और मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। इसके विपरीत ब्रिटेन जैसे देश अपने उपनिवेशकों के संसाधनों से समृद्ध होते गए। सामाजिक संस्थानों का महत्व डैरेन एस्मोगुल और जेम्स रॉबिन्सन ने अपनी प्रसिद्ध किताब व्हाई नेशनल फेल में इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे संस्थानों की प्रकृति किसी देश के विकास की दिशा को तय करती है। उन्होंने कहा कि समावेशी संस्थान देश के नागरिकों को अवसर प्रदान करते हैं, जिससे दीर्घकालिक विकास होता है। वहीं दूसरी ओर शोषणकारी संस्थान केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जिससे दीर्घकाल में देश की समृद्धि में बाधा आती है। एस्मोगुल और उनके सहयोगियों ने द कॉलोनियल ओरिजिन्स ऑफ कंपैरेटिव डेवलपमेंट नामक लेख में बताया कि यूरोपियनों ने विभिन्न उपनिवेशों में अलग अलग नीतियां अपनाई। जिन स्थानों पर उन्हें अनुकूल वातावरण मिला और रहने की संभावना थी, वहां उन्होंने समावेशी संस्थानों की स्थापना की, जैसे कनाडा और अमेरिका में। लेकिन जहां उच्च मृत्यु दर थी और बसना मुश्किल था, जैसे अफ्रीका, वहां उन्होंने शोषणकारी नीति अपनाई। भारत और अन्य उपनिवेशों का विकास, भारत के मामले में ब्रिटिशकों ने आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों को शोषणकारी बनाया ताकि वे भारत के संसाधनों को अपने देश में ले जाकर उसका उपयोग कर सकें। इसके कारण भारत में गरीबी बढ़ी और सामाजिक असमानताएं गहरी हुई। भारत में आधुनिक उद्योग स्थापित करने से पहले गंगा के किनारे बसे बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। जमींदारी प्रथा के माध्यम से अंग्रेजों ने किसानों और मजदूरों का शोषण किया, जिससे धीरे धीरे ये क्षेत्र गरीब होते गए। आज़ादी के बाद भी इन राज्यों में सामंती व्यवस्था बनी रही और इसका असर उनके विकास पर पड़ा। सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों का असर प्रोफेसर ठाकुर
जो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, का मानना है कि इन अर्थशास्त्रियों ने विकास के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे जाकर यह समझाया कि किसी देश के विकास में सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों की कितनी अहम भूमिका होती है। उदाहरण के लिए कनाडा और अमेरिका में यूरोपीय उपनिवेशकों ने समावेशी संस्थान बनाए, जबकि अफ्रीका जैसे उपनिवेशों में शोषणकारी संस्थानों की स्थापना की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कनाडा और अमेरिका जैसे देश आज समृद्ध हैं, जबकि अफ्रीका अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। समावेशी और शोषणकारी संस्थानों का प्रभाव। समावेशी संस्थान वहाँ होते हैं जो सभी लोगों को आर्थिक और राजनीतिक अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे संस्थान दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। वहीं शोषणकारी संस्थानों में सत्ता और संसाधनों पर कुछ विशेष लोगों का अधिकार होता है, जिससे दीर्घकालिक विकास बाधित होता है। शोषणकारी संस्थानों में सुधार की प्रक्रिया भी धीमी होती है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हैं और जनता के हितों की अनदेखी करते हैं। आर्थिक विकास और लोकतंत्र। इन अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है, जब तक लोग सकारात्मक बदलाव के वादों पर विश्वास नहीं करते, तब तक आर्थिक सुधार संभव नहीं है। जब शोषणकारी संस्थान सत्ता में रहते हैं, तब सुधार की उम्मीद कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब विद्रोह का खतरा बढ़ता है और लोगों का दबाव बढ़ता है, तो सत्ता हस्तांतरण और लोकतंत्र की स्थापना होती है। लोकतंत्र लाने के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही हो। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय उपनिवेशकों की नीति। डैरन एस्मुगेल और उनके साथियों ने यह भी सवाल उठाया कि ब्रिटेन ने ऐसा साम्राज्य कैसे स्थापित किया जो फ्रांस, स्पेन या पुर्तगाल से अधिक सफल था। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. इसका कारण यह है कि ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशकों में अपेक्षाकृत उदार संस्थानों को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत अन्य यूरोपीय देशों में सामाजिक और राजनीतिक कट्टरता अधिक थी, जिससे वे उतने सफल नहीं हो सके। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल में कैथोलिक समाज ब्याज लेने को गलत मानता था, जबकि ब्रिटेन ने ब्याज आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। नोबेल पुरस्कार का अर्थशास्त्र में इतिहास 1969 से शुरू होता है। इसे स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिस रिकस बैंक ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए स्थापित किया था। पहले अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रैग्नर फ्रिशकर और जैन टिबरजेन को मिला था। 2023 तक कुल 93 अर्थशास्त्रियों को यह सम्मान मिल चुका है, जिसमें केवल 3 महिलाएं हैं। यह पुरस्कार उन शोधकर्ताओं को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के हित में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। प्रोफेसर क्लॉडियो गोल्डिन का योगदान 2023 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडियो गोल्डिनियो को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान, उनके वेतन का प्रभाव अध्ययन किया। उनकी रिसर्च ने यह स्पष्ट किया कि कैसे जेंडर असमानता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते महिलाओं की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
उनका शोध यह दिखाता है कि कैसे आधुनिक समय में शिक्षा और गर्भ निरोधक उपायों ने महिलाओं को कैरियर और पारिवारिक निर्णयों में अधिक स्वतंत्रता दी है। बैंकों की भूमिका पर 2022 का नोबेल पुरस्कार बैन एस बैंकेड, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप्स एच डिकविक को बैंकों की भूमिका और आर्थिक संकटों पर शोध के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। उन्होंने बताया कि आर्थिक संकट के समय बैंकों का डूबना कैसे संकट को गहरा सकता है। उनके शोध से वित्तीय बाजारों की संरचना को समझने में मदद मिली और बैंकों के संकट से निपटने के उपाय भी सुझाए गए। इस प्रकार डैरन एस मुगेल, साइमन जॉन्स और जेम्स रॉबिन्सन का शोध हमें यह समझाने में मदद करता है कि कैसे संस्थान किसी देश की संपन्नता और विकास की दिशा तय करते हैं। उनके शोध ने अर्थशास्त्र में नए दृष्टिकोण दिए हैं जो आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने इतिहास में थे। अभी के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए मुद्दे पर। तब तक देखते रहिए भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा के केंद्र को हर वीरवार रात 8 बजे।